राज्य की पश्चिमी सीमा पर एक घना वन था और उस वन के पास एक छोटा सा गांव बसा था। वहीं दो जुड़वां भाई रहते थे, वसु और धीरज। दोनों का चेहरा एक जैसा, परंतु स्वभाव बिल्कुल विपरीत। वसु जल्दी गुस्सा होने वाला, भोग विलास में लिप्त, धन का लोभी और जल्द परिणाम चाहने वाला। धीरज संयमी, धैर्यवान, मेहनती और सत्य की राह पर चलने वाला। गांव में लोग अक्सर कहते, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर देखना सिक्का गिरेगा किस ओर। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के खेत उजड़ने लगे, अनाज के गोदामों से सामान चोरी होने लगा और हर रात जंगल से एक डरावनी आवाज आती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह राक्षस धूम्रासुर का काम है, जो पास की पहाड़ियों में रहता है। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी इस संकट को दूर करेगा उसे पुरस्कार स्वरूप आधा राज्य दिया जाएगा। वसु और धीरज दोनों ने इस अवसर को सुना। वसु के मन में लालच आ गया, आधा राज्य, अगर मैं यह कर दूं तो मेरे भाग्य का सिक्का सही ओर गिरेगा। धीरज ने सोचा, गांव का संकट दूर करना मेरा कर्तव्य है, चाहे पुरस्कार मिले या नहीं। दोनों भाइयों ने यात्रा की तैयारी की। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने एक सिक्का निकालकर कहा, यह लो, इस सिक्के को ध्यान से देखो। जीवन भी इसी की तरह है, कभी यह सिर होता है, कभी पूंछ। वसु ने सिक्का झपट लिया और कहा, बाबा, मैं इसे अपने भाग्य का प्रतीक मानकर रखूंगा। धीरज ने साधु को प्रणाम किया और कहा, मुझे सिक्के की नहीं, आपकी सीख की जरूरत है। यहां से दोनों के रास्ते अलग हो गए। वसु एक आसान और छोटा रास्ता चुनकर सीधे राक्षस की गुफा की ओर बढ़ा। धीरज कठिन मार्ग से होकर आगे बढ़ा, जिसमें जंगल की मुश्किलें और चुनौतियां थीं। राक्षस धूम्रासुर की गुफा पहुंचकर वसु ने देखा कि वहां सोने और रत्नों का भंडार था। लालच में आकर उसने पहले खजाना लूटने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, राक्षस जाग गया और गरजते हुए बोला, अहंकारी मनुष्य, तूने लालच के कारण अपनी मौत को बुलाया है। राक्षस ने वसु को उठाकर एक ऊंची चट्टान पर पटक दिया। वसु घायल होकर गिर पड़ा और उसकी जेब से सिक्का बाहर गिर गया और इस बार वह नीचे पूंछ की ओर गिरा। उधर धीरज ने अपनी सूझबूझ से गुफा के चारों ओर के जाल को समझा और राक्षस के कमजोर बिंदु को खोज निकाला। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिससे राक्षस की शक्ति क्षीण हो सकती थी। जब राक्षस ने धीरज को देखा तो गरजा, अब एक और मूर्ख आया है मरने के लिए। पर धीरज ने शांत भाव से उत्तर दिया, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है और इस बार वह मेरा है। धीरज ने अपनी योजना पर अमल किया और जैसे ही सही समय आया, उसने राक्षस को परास्त कर दिया। वसु, जो अब घायल और हारा हुआ था, धीरज के पास आया और कहा, भाई, मुझे भी बचा लो। धीरज ने उसे सहारा दिया और बोला, हर मनुष्य के पास एक विकल्प होता है, वह कौन सा पहलू चुनता है वही उसकी नियति तय करता है। धीरज को राजा ने पुरस्कार दिया, लेकिन उसने आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि लोग ये समझें कि जीवन में कर्म का महत्व है, न कि भाग्य का। राजा धर्मराज ने मुस्कुराकर एक सिक्का उछाला और बोला, आज यह सिक्का सही दिशा में गिरा। राजा धर्मराज ने धीरज को अपना विशेष सलाहकार बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन दरबार में बैठे कई मंत्रियों को यह निर्णय पसंद नहीं आया। मंत्री भास्कर, जो लंबे समय से राजा का सबसे प्रिय सलाहकार था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, महाराज, क्या यह उचित है कि एक गरीब लाचार को आपके दरबार में स्थान मिले? अगर आज इसे सम्मान मिला तो कल और लोग भी दरबार में आना चाहेंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, भास्कर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि धीरज के पास चतुराई और बुद्धि है? हमें उसे परखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह एक परीक्षा दे, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह वास्तव में योग्य है। फिर राजा ने धीरज की ओर देखा और कहा, धीरज, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा निर्णय लेना होगा। धीरज ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आज्ञा दें महाराज। भास्कर ने धीरज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर धीरज वास्तव में इतना चतुर और बुद्धिमान है तो उसे एक असंभव कार्य सौंपा जाए। अगर वह सफल हुआ तो हम उसे सच्चा योग्य मानेंगे, लेकिन यदि वह असफल हुआ तो उसे राज्यसभा से हटा दिया जाए। राजा कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, क्या यह परीक्षा तुम्हारे अनुसार उचित होगी? धीरज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सिक्के का हर पहलू चुनौती लेकर आता है। मैं तैयार हूं, बताइए मेरी परीक्षा क्या है? भास्कर ने धीरज के लिए एक कठिन कार्य तैयार किया। धीरज, तुम्हें 7 दिनों के भीतर एक ऐसी चीज लानी होगी जो न तो पूरी तरह जीवित हो और न ही पूरी तरह मृत। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसी परीक्षा थी? यह तो एक असंभव कार्य था। धीरज ने थोड़ी देर सोचा, फिर राजा की ओर देखा और सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं इस परीक्षा को स्वीकार करता हूं। 7 दिन बाद मैं दरबार में आऊंगा और अपना उत्तर दूंगा। धीरज नगर भर में घूमता रहा, सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो न पूरी तरह जीवित हो और न ही पूरी तरह मृत। वह जंगल गया, बाजारों में भटका और विद्वानों से चर्चा की, लेकिन किसी के पास इस पहेली का उत्तर नहीं था। छठे दिन की रात हो गई।
धीरज अब भी परेशान था, लेकिन तभी उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जो एक अर्धमरे मछली को सूखने के लिए रख रही थी। धीरज ने तुरंत बूढ़ी महिला से पूछा, माई, ये मछली क्या जीवित है? बूढ़ी औरत हंस पड़ी। नहीं बेटा, ये पूरी तरह जीवित नहीं है, लेकिन ये अभी पूरी तरह मरी भी नहीं है। ये पानी में जाएगी तो थोड़ी देर छटपटाएगी, पर अंत में मर जाएगी। धीरज के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसे अपना उत्तर मिल गया था। 7वें दिन दरबार भरा हुआ था। राजा धर्मराज ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, धीरज, क्या तुम्हें उत्तर मिला? धीरज ने एक कपड़े में लपेटी हुई चीज निकाली और उसे दरबार में प्रस्तुत किया। जब कपड़ा हटाया गया तो सबने देखा कि उसमें एक अर्धमरी मछली थी। धीरज मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह मछली न पूरी तरह जीवित है और न ही पूरी तरह मृत। यह अब भी पानी में डालने पर थोड़ी देर जीवित रह सकती है, लेकिन अंततः इसकी मृत्यु निश्चित है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। राजा बोले, धीरज, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि असाधारण है। भास्कर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी चाल फिर असफल हो गई थी। उसने सोचा कि धीरज का बुद्धि बहुत तेज है, इसलिए भास्कर ने विद्रोह करने का सोचा। राजा ने धीरज को सम्मानित किया। वसु, जो अब घायल और शर्मिंदा था, धीरे धीरे ठीक होने लगा, परंतु उसकी मानसिकता अभी भी वही थी। उसने मन ही मन सोचा, धीरज ने मूर्खता कर दी। अगर वह आधा राज्य ले लेता तो मैं भी उसमें हिस्सा मांग सकता था। उस रात वसु अपने कक्ष में बैठा सिक्के को घुमा घुमा कर देख रहा था। वह बुदबुदाया, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर इस बार हार हुई है तो अगली बार जीत मेरी होगी। कुछ ही दिनों में वसु ने दरबार के कुछ स्वार्थी मंत्रियों से मित्रता कर ली। उनमें से एक, जिसका नाम भास्कर था, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए अवसर खोज रहा था। वसु ने भास्कर से कहा, धीरज राजा की कृपा का पात्र बन गया है, लेकिन अगर हमें सत्ता चाहिए तो हमें अपने तरीके से खेलना होगा। भास्कर मुस्कुराया और बोला, राजनीति में जीतने के लिए केवल बुद्धि नहीं, चालाकी भी चाहिए। सिक्के को हवा में उछालने वाला ही तय करता है कि यह किस ओर गिरेगा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। रातों रात राजा के खजाने से मूल्यवान रत्न चोरी हो गए। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की, जिसने भी चोरी की है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। भास्कर ने अवसर का लाभ उठाया और राजा से बोला, महाराज, इस चोरी के पीछे किसी भरोसेमंद व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कहीं यह धीरज का काम तो नहीं? राजा चौंक गए। धीरज? वह तो सच्चाई का प्रतीक है। भास्कर ने पहले ही कुछ रत्न धीरज के कक्ष में छुपवा दिए थे। जब सैनिकों ने खोजबीन की तो उन्हें रत्न वहीं मिले। अब पूरा दरबार धीरज को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगा। धीरज ने कहा, महाराज, यह कोई षड्यंत्र है। मैं निर्दोष हूं। परंतु राजा भ्रमित थे। उन्होंने सिक्का उछाला और कहा, अगर न्याय इस ओर है तो धीरज निर्दोष होगा, वरना उसे दंड मिलेगा। सिक्का हवा में उछला और पूंछ की ओर गिरा। राजा ने आदेश दिया, धीरज को कारागार में डाल दो। धीरज को बंदी बना लिया गया और वसु अपनी जीत पर खुश था। उसने सोचा, इस बार सिक्का मेरी ओर गिरा है, लेकिन भाग्य के पास अपना न्याय होता है। जब भास्कर अपने महल में था तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसके कमरे में आया। वह पूरी तरह काले वस्त्रों में था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने भास्कर के सामने एक सिक्का रखा और धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सिक्का हमेशा एक ही ओर नहीं गिरता? भास्कर चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं नियति हूं और तुम्हारे खेल का अंत अब मैं करूंगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं वही हूं जो भाग्य के नियम बनाता है और मैं वही हूं जो उन्हें बदल भी सकता है। भास्कर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? व्यक्ति ने सिक्का उछाला। सिक्का कुछ देर हवा में घूमा, फिर भास्कर के पैरों के पास गिरा, इस बार सिर की ओर। इसका मतलब यह है, भास्कर, कि जिस खेल में तुमने धीरज को हराया है उसी खेल में तुम खुद फंस चुके हो। उसी समय महल के बाहर कुछ हलचल हुई। राजा के एक पुराने विश्वास पात्र सेनापति वीरभद्र महल में प्रवेश कर रहे थे। उनके हाथ में एक महत्वपूर्ण प्रमाण था। अगर आपको हिस्टोरिकल वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब। वीरभद्र ने कुछ गुप्तचरों की गवाही दी जिन्होंने चोरी होते हुए देखा था। साथ ही भास्कर ने अपने प्राण बचाने के लिए स्वीकार कर लिया कि चोरी उसी ने की थी और रत्नों को धीरज के कक्ष में छुपाने का विचार वसु का था। राजा का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, वसु को बंदी बना लिया जाए। महल के सैनिक वसु को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वह रहस्यमयी व्यक्ति जो अब तक शांत खड़ा था, उसने केवल एक बार ताली बजाई और जैसे ही ताली की गूंज थमी, वसु अचानक अपनी जगह जम गया। उसकी आंखों में भय था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उसका मुंह खुला था, पर कोई शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। राजा और दरबार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। राजा ने रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं वही हूं
जो हर सिक्के की सही दिशा तय करता है। और कहते ही वह अदृश्य हो गया। धीरज को कारागार से मुक्त कर दिया गया। राजा ने उसके धैर्य और सत्यनिष्ठा की सराहना की और उसे अपना महामंत्री नियुक्त किया। धीरज ने राजा से कहा, महाराज, मैंने पहले भी कहा था कि भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। राजा ने हंसते हुए कहा, आज यह सिक्का तुम्हारी ओर गिरा है धीरज,